नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेश कुमार शर्मा और आप हो उड़ान विद नरेश के साथ। तो हर एक इंसान, हर एक आदमी का जो मुद्दा है वो ज़मीन से जुड़ा ज़रूर रहता है। और ज़मीन, वो आजकल कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके पास कोई अपनी ज़मीन नहीं है, चाहे वो रिहायशी हो, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो। तो बहुत सारी समस्याएं या बहुत सारे मुद्दे रहते हैं इस प्रकार के। तो आज जो हमारे पास पहले जो हम किसी न किसी समस्या के रिलेशन में हम सरकारी दफ्तरों के चक्कर जरूर लगाते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा ग्रामीण राजस्व अधिकारी होता है, तो वो होता है हमारे इलाके का, हमारे एरिया का पटवारी। जी हाँ। तो सबसे पहले हमारे साथ आज उपस्थित है श्री बलवीर शर्मा जी, और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल उड़ान विद नरेश में। आपने अपना कीमती समय निकाला, और जहां बलवीर शर्मा जी सेवारत है शिमला, राजधानी शिमला के ठियोग के ददात जैसे व्यस्त इलाके में, जहां बहुत सारी लोगों की समस्याएं रहती है, उनको समाधान करना, उन्हें संतुष्ट करना, इनके ऊपर ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ पर उपस्थित हुए, और इनसे कुछ जरूरी सवाल आप करेंगे जो आम लोगों के सवाल होते हैं। मैंने कुछ एक क्वेश्चन लिख के रखे हैं जो हमारे भी होते हैं, और इनसे भी मैंने पूछा कि आम लोग इनसे जो एक्चुअली सवाल करते हैं वो ये रहते हैं। तो 3 तरह के सवाल होंगे हमारे। सबसे पहला जो सवाल होगा, सरकारी योजनाओं और शिकायतों से जुड़े सवाल, कि सरकारी योजनाएं होती है और उससे शिकायतों से जुड़े जो सवाल रहते हैं वो क्या रहते हैं आम जनता के, ग्रामीण वासियों के। दूसरा जो हमारा पार्ट रहेगा, जमीन से जुड़े जरूरी सवाल। जी हाँ। तो ग्रामीण स्वरोजगार अधिकारी हमारे साथ है, तो इन मुद्दों पर जरूर चर्चा करेंगे, और मैं आशा करता हूं कि बहुत फायदा मेरे दर्शकों को मिलने वाला है। और तीसरा और अंतिम जो हमारा मुद्दा रहेगा वो रहेगा आम जनता के उपयोगी सवाल। जी हाँ। और अंत में थोड़ा डिस्कस करेंगे केसीसी के बारे में, कि जमीन एक किसान की अपनी हो, उस पर लोन बहुत ही कम ब्याज दरों पर मिलता है, तो हमें जानकारी नहीं होती है। तो हमें जो राजस्व अधिकारी हमारे साथ आज हमारे साथ हैं, वो हमें जानकारी देंगे। तो शुरू करते हैं सवालों का सिलसिला। तो अपने बलवीर शर्मा जी, आपसे पहला जो हमारा सवाल रहेगा, जो हमने लिख के रखा है और बहुत सारे लोगों से चर्चा भी की, कि जैसे जमीन से जुड़े सवाल लेते हैं। पहला जो पार्ट है हमारा, कि मेरी अगर जमीन का खाता खतौनी और खसरा नंबर कैसे पता करें। बहुत आम लोग इस समस्या से जूझते हैं। बहुत सारी साइटें हैं। सबसे पहले तो धन्यवाद आप लोग आपका। जहाँ तक खाता खतौनी की का प्रश्न है, सबसे पहले तो मैं एक थोड़ा संक्षिप्त में ये बताना चाहूँगा कि क्या बोलते हैं, हर किसान का जो भी मालिक ज़मीन होता है उसका अपना एक खाता होता है। कोई भी आप अगर माना क्या बोलते हैं कहीं ज़मीन लेते हैं या पूछते नहीं आपको ज़मीन आ रही है आई है, तो उसका एक खाता क्रिएट हो जाता है पटवार खाने में। फिर जब खाता जनरेट हो जाता है या खाता बन जाता है, या आप मालिक ज़मीन है तो आप मतलब आपके पास खाता है ज़मीन का। बिल्कुल। फिर खतौनी, दूसरी चीज़ है खतौनी। खतौनी, जहाँ तक खतौनी का प्रश्न है, खतौनी होती है जो किसानों की काश्त किया गया रकबा होता है, कि भी किसी खाते में किस खतौनी में वो जो है मालिक, जो कितना रकबा उसके पास काश्त किया गया है। तीसरा नंबर है आपका जो खसरा नंबर बताया आपने। खसरा नंबर अधिकतर लोग जो है क्या बोलते हैं, खाता खतौनी खसरे से मतलब एक अजीब सी चीज़, अटपटी सी चीज़ लगती है कि भाई खसरा नंबर क्या है, खतौनी नंबर क्या है। चलो खाता तो बैंकों में भी खाते होते हैं, वही खाता किसानों का जो है पटवार खाने में भी होता है। लेकिन खतौनी और खसरा नंबर थोड़ी अजीब सी चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि भाई खतौनी, काश्त किया गया रकबा खतौनी होती है, किस नंबर पे वो उसके पास कब्जा है, किस नंबर का कब्जा है, तो वो खतौनी होती है। फिर आता है खसरा। सिंपल शब्दों में अगर हम कहेंगे तो खसरा होता है आपके जमीन का नंबर। जमीन का नंबर एक खसरा होता है। वो इसी आप से थोड़ा जो किसान भाई ये असमंजस में पड़ जाते हैं कि भाई ये खसरा खतौनी
पुराने शब्दावली है ये, जो जी जी अंग्रेजों जी के जुड़े, अंग्रेजों से टाइम से आ रही है, खाता खतूनी खसरा जी जी नंबर। जी जी, बिल्कुल। हाँ, मतलब हम्म, खसरा नंबर कोई ऐसा नहीं है कि भाई ये आपका जमीन का नंबर होता है। हम्म, वो आपका खेत भी हो खेत, सकता है, हाँ, वो आपकी घासनी भी हो सकती है, हम्म, वो आपका बगीचा भी हो सकता है। बिल्कुल, तो इससे मतलब कोई ऐसा नहीं कि भी जो क्या बोलते हैं खसरा नंबर हो गया जमीन का नंबर। जी खेत जी, भी हो सकता है, वो घासनी भी हो सकती है, और बगीचा भी हो सकता है। बिल्कुल। तो ये जो है क्या बोलते हैं इस ये क्या बोलते इस हैं। प्रकार के, इस प्रकार से ही, जी मतलब जी एक नॉर्मल, जिस मतलब हम सीरियसली लेते हैं उस प्रकार का नहीं है। नॉर्मल आपका जो एक जी 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 जमीन का जो एक, जैसे आप एक अकाउंट खोलते हो बैंक के अंदर, उसी प्रकार का आपका जो खेत है उसका भी एक खाता खतौनी नंबर होता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से जी स्पष्ट जी किया। और एक यहाँ पे स्पष्ट कर दूं आप लोगों को, यदि आपके फिर भी जमीन से जुड़े कोई सवालात होते हैं तो आप अपने कमेंट बॉक्स, आप मेरे कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। हमारे जो राजस्व हमारे साथ आज है उपस्थित, मैं इन्हीं से पूछ के या अपना और कहीं से पूछ के आपको जरूर अपने जवाब दूंगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जमीन की नकल और जमाबंदी कहाँ से निकालें। और आजकल साइट नॉर्मल सा किसी भी राजस्व अधिकारी का या पटवारी जी का उत्तर इसमें नॉर्मल रहता है कि भाई आप लोक मित्र केंद्र में जाइए। लेकिन अगर हमारे साथ बिल्कुल मुखातिब है, रूबरू है, तो मैं इसका एक सिंपल सा और छोटे शब्दों में आंसर चाहूंगा कि जमीन की नकल और जमाबंदी कहां से निकालें और कैसे निकालें। जहाँ तक जमीन की नकल जमाबंदी, कई लोग जो है क्या बोलते हैं सोचते हैं कि भी बस पटवार खाने के मतलब पटवार खाने में ही जाना पड़ता है बिल्कुल कि बिल्कुल। कि पटवारी जी से संपर्क करना है, कि पटवारी जी या फोन नहीं उठा रहे या है, कुछ। तो ये बहुत, अब तो हर चीज डिजिटल हो गई है, डिजिटल हो गई, ऑनलाइन बिल्कुल हो सही गई कहा है। आपने। तो बिल्कुल, तो अब तो जैसा आपने कहा कि भी क्या बोलते हैं लोक मित्र केंद्र, आपके नजदीकी लोक मित्र केंद्र में जाएं और नाम से निकल जाता है। अच्छा, सिर्फ ओनली आपको नाम बताना है वहां नाम पे। बताना, 3 पुश्तों के नाम, जैसे माना क्या बोलते हैं किसी का नाम राम है, उसके पिताजी का नाम श्याम है, और उसके दादाजी का नाम मोहन है। तो ये 3 पुश्तों से, अगर 3 पुश्तों के नाम बता देंगे आप, तो आपका जो है जमीन की पूरी जानकारी, मतलब सब कुछ आपका वहाँ जनरेट हो जाएगा। और आप उसके जितने भी खाते होंगे, एक खाता भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, वो सारे शो कर देंगे, फिर उसके पर्चे निकल जाएंगे आपके लोक मित्र केंद्रों में निकल जाते हैं। पटवार खानों में आने की जरूरत वैसे नहीं है अब ना। हाँ, पटवार खानों में आने, एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कि पटवार खानों में आने की जरूरत तब है अगर कहीं दफ़ा आपकी जो है इंतकाल हो गया है, आपके नाम जमीन हो गई है, लेकिन आपका ऑनलाइन नाम नहीं चढ़ा हुआ है, आपका ऑनलाइन नाम नहीं चढ़ा हुआ है, तो अब आपको पटवार खाने में जाना जरूरी हो जाता है। और फिर वहाँ से खाता नंबर लेके, फिर क्या बोलते हैं उसका लोक मित्र के अंदर से पर्चा निकाल के पटवारी जी उसमें लाल पेन से एंट्री कर देंगे भी आप इस नंबर पे जो है इतने एरिया में आपको मालिक जमीन है। तो ये मतलब वो क्या बोलते हैं ये प्रक्रिया इसकी रहती है। तो जैसा कि हमारे अधिकारी महोदय ने बता ही दिया है कि आपको 3 अपनी जो पिछले पुश्तें हैं उनकी अगर आपको जानकारी है, आप वो जानकारी लेके सीधे लोक मित्र केंद्र में जाएं, उनको बताएं और वो तुरंत आपको जानकारी अवेलेबल करवा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते कि अगर जमीन पर गलत नाम चढ़ गया है, बहुत लोगों की समस्याएं रहती है जी सर जी ये जी कि बहुत मेरे नाम पे बहुत बुजुर्ग किसान है, नाम गलत हो जाता है, उनको कैसे सही करवाएं, क्या इसका प्रोसेस है? तो प्लीज थोड़ा हमारे दर्शकों को आप स्पष्ट करें संक्षिप्त शब्दों में। ये चीज़ भी कई बार हमारे नज़र मतलब वो इसमें आई है, ध्यान में आई है कि कई बार जब लोग पटवार खाने में आते हैं तो उनका परिवार नकल में नाम माना क्या बोलते हैं मोहन सिंह होता है लिखा हुआ, और राजस्व कागजात में मोहन कुमार या मोहन सिंह मतलब दूसरा नाम जो है मोहन लाल, इस प्रकार की समस्या रहती है। तो क्या बोलते हैं इसकी एक सिंपल सी प्रक्रिया है कि जो आप नाम करवाना चाहते हो, अधिकतर तो नाम वही ऑथेंटिक माना जाता है जो आपके परिवार नकल में होता है। क्योंकि जब आदमी का जन्म होता है तो उसका जन्म का जो रजिस्ट्रेशन है वो सबसे पहले पंचायतों में दर्ज होता है। तो जो वो नाम सही माना जाता है। राजस्व कागजात में नाम अक्सर गलत इसलिए हो जाते हैं क्योंकि पहले सबसे पहले, अब तो खैर नाम की गलत की संभावना नहीं है, अब तो जब आप परिवार नकल ले आएंगे तो उसके आधार पे आपका राजस्व कागजात, जब आप जमीन लेंगे तो वो नाम उसी आधार पे। लेकिन पहले क्या होता था, हमारे बुजुर्ग जवानी बोल देते थे कि भी घर में नाम है या परिवार नकल में नाम है मोहन सिंह और वहाँ लिखा दिया मोहन कुमार। तो इसकी कोई ज़्यादा वो नहीं है, आपने सिर्फ एक सिंपल एप्लीकेशन तहसीलदार साहब के नाम बनानी है, उसके साथ आपने परिवार नकल लगानी है,
और अपना आधार कार्ड की कॉपी लगानी है, पैन कार्ड की कॉपी लगानी है, और जहाँ तक आपकी अगर एजुकेशन कोई पढ़ा लिखा है 8वीं 10वीं है तो उसकी मार्कशीट लगानी। अच्छा अच्छा फिर तहसीलदार साहब उसको वेरीफाई करने के बाद पटवारी को आदेश देता है कि ये नाम जो है दुरुस्त, फिर उसका दुरुस्त किया दुरुस्त जाए। किया। फिर एक सेहतनामे का इंतकाल चढ़ता है। हाँ। इंतकाल होता है इसका ना नाम दुरुस्ती का, नाम दुरुस्ती भी बोलते हैं, और उर्दू में हम इसको बोलते हैं सेहतनामे का इंतकाल, कि नाम करना है, उसको दुरुस्त करना है। फिर हम उसको जो है सेहतनामे का इंतकाल दर्ज करते हैं। फिर तहसीलदार साहब उसको जब दौरा होता है तो बर वक्त दौरा उसको जो है मतलब उसको तस्दीक करके वो नाम जो है अगले दौर में ठीक हो जाता है। कितना समय लग जाता है सर इसके लिए? एक महीने विद इन एक महीने एक का। महीने के अंदर अंदर तो हार्डली बिल्कुल क्या बहुत सारी समस्याएं रहती है ये, और अपना जैसा कि हमारे राजस्व अधिकारी या पटवारी जी ने बताया कि अपना सिंपल सी प्रोसेस है। कोई पढ़ा लिखा है तो आप अपना नॉर्मल डॉक्यूमेंट रहते हैं आपके, आपकी मार्कशीट बताई इन्होंने, आधार कार्ड पैन कार्ड बताया इन्होंने, वो लगा के आप प्रोसेस कर दें, और जो है हमारे जो तहसीलदार साहब है वो करके उसको वेरीफाई, जब भी दौरा होगा उनका, और आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, कि जमीन का नक्शा कौन बनाता है और कहाँ से मिलता है? अच्छा, जहाँ तक जमीन के नक्शे का प्रश्न है, जमीन पटवार खाने में ही सिंपली वो क्या बोलते हैं, हमारे पास जमीन के नक्शे तैयार होते हैं जिसको हम साधारण शब्दों में अक्स भी बोलते हैं। अक्स बोलते हैं, अक्स बोलते हैं, हाँ, उर्दू के सुना शब्द में सुनाया नाम अक्स होता ततीमा है। भी क्या बोलते हैं क्या तो बोलते हैं आप। वैसे दो नक्शे दो तरह से तैयार होते हैं। एक तो बना बनाया नक्शा होता है जो कि बंदोबस्त द्वारा पटवार खानों में तैयार करके दिए जाते हैं, उसको ट्रेस करना कि भैया, अगर दूसरे इसमें कि भी अगर उसको दो भागों में बांटना है तब भी वो जो है उसको मौके में जाके उसको तैयार करना पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी, इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है। ज्यादा कोई क्या- ये सीधा जी अपने बिल्कुल पटवार बिल्कुल खाने में जो तैयार रहता है, आप बोल रहे हो ऐसा? बिल्कुल बिल्कुल तैयार, अगर अगर वो तैयार तो पहले से रहता है वो, लेकिन अगर एरिया बड़ा है, अच्छा अच्छा अब आपके किसी खसरा नंबर का एरिया बड़ा है तो उसमें आपने 4 या 5 विषयों में क्या बोलते हैं नक्शा बनाना है, तो वो जो है मौके पे जाके पटवारी जी को ले जाके आप मौके पे जाके उसको तैयार करवा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। बहुत ही सूक्ष्म और बहुत ही सही जवाब दिया। अगर आप लोगों को स्पष्ट नहीं हो रहा है, एक बार फिर दोहरा दूं कि आप इन सवालों के जवाब पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पे, इसका जवाब आपको रिप्लाई जरूर मिलेगी। बढ़ते हैं अगली तरफ, दूसरा भाग है हमारा कि सरकारी योजना और शिकायतों से जुड़े सवाल। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसको मैं मानता हूं कि अपना जो सरकारी योजना और शिकायतों से जुड़े सवाल है, सबसे पहले सर आपसे ये पूछेंगे कि पीएम किसान सम्मान योजना में नाम कैसे दर्ज कराएं, कौन इसके लिए एलिजिबल है, थोड़ा बता देंगे, हमारे दर्शकों को बहुत फायदा मिलने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आजकल जहाँ तक पीएम किसान सम्मान निधि है जो कि केंद्र सरकार की योजना है, और क्या बोलते हैं इसमें क्या बोलते हैं अधिकतर लोग जो है पटवार खानों के या पंचायतों के चक्कर काटते रहते हैं कि भाई इसके लिए आपने कुछ भी नहीं करना है। एक सिंपल सा पटवार खाने से या कहीं भी लोक मित्र केंद्र में पीएम किसान का एक फॉर्म होता है। सबसे पहले तो उसको आपने भर के उसके साथ जो है क्या बोलते हैं आपने आधार कार्ड, बैंक की कॉपी और परिवार नकल, 3 चीजें इसके साथ अटैच करके सबसे पहले आपने पंचायत में जाना है इसको ले जाके। फिर पंचायत में पंचायत सेक्रेटरी इसको जो है परिवार के सदस्य उसमें दर्ज करेगा। वो ये देखेगा कि इसमें क्या बोलते हैं कोई सरकारी क्या बोलते हैं अगर कोई परिवार में कोई सरकारी एम्प्लॉयज तो नहीं है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, वो परिवार एलिजिबल नहीं है। दूसरी चीज, अगर क्या बोलते हैं सरकारी नौकरी नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं उसके परिवार के सदस्य लिख के आपने और क्या बोलते हैं पटवारी जी के पास चले जाना है। पटवारी जी क्या देखेंगे भी आप कैसे मालिक बने हैं, कि अगर आप मालिक है, सबसे पहले तो ये चीज है कि पीएम किसान का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो मालिक जमीन है, जिनके पास जमीन आई है, और जमीन कैसी आई है, पुश्तैनी जमीन है, बाप दादाओं से बाप चली आ रही है। बहुत अच्छी हाँ बात जी, हाँ बताई जी, हाँ आपने जी। ये। अधिकतर पटवार खानों में क्या बहस होती है कि जब आप कोई लोग ऐसे भी बहस करते हैं कि या कोई ऐसा विवाद हो जाता है कि भी मैंने जमीन 5 बीघे या 4 बीघे जमीन खरीदी है, तो अब मेरे को क्यों नहीं मिल रहा है बेनिफिट इन चीजों का। लेकिन अगर कोई बहनामे से खरीदने से मालिक जमीन बनता है तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत ही वो क्या शानदार बोलते बात हैं बताई। क्या तो बोलते हैं ये डाउट जो है क्लियर यहाँ पे हो गया कि अगर आपके पास पुश्तैनी जमीन है, आपके बाप दादा किसान है, बिल्कुल बिल्कुल तो आप एलिजिबल हो
किसान सम्मान निधि के लिए, पीएम किसान सम्मान निधि के बिल्कुल लिए, बिल्कुल राइट सर? जी 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 और अगर आप किसी से जमीन ले रहे हो खरीद कर, तो फिर बिल्कुल आप पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एलिजिबल नहीं। नहीं है। जी हाँ, जी। दूसरी चीज एक इसी में मैं थोड़ा अच्छा, बोलूंगा हाँ। कि अगर एक परिवार में दो सदस्य को भी, जहां तक हमारे पास इसका वो है, हम्म, नहीं मिल सकता है कि एक अगर परिवार में दो सिर्फ सदस्य को भी एक परिवार में सिर्फ एक आदमी ही एलिजिबल है इस एलिजिबल है। इनके लिए भी मैं बताना चाहूंगा कि अगर एक परिवार में दो सदस्य को ये सम्मान निधि नहीं मिल सकती नहीं है। मिल जी जी सकते। ओके, जो इसी की बात होगी जो अभी 2-2 हजार जी जी केंद्र सरकार दे रही है किसानों को। जी 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 अच्छा, बिल्कुल ओके। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, आप जिस तरह से अपना सवालों के जवाब दे रहे हो, यहाँ से ये बात स्पष्ट हो जाती है कि जो हमारे साथ राजस्व अधिकारी है वो बिल्कुल अपने विषय के मास्टर हैं और पूरी जानकारी रखते हैं, अच्छा खासा अनुभव भी है, और शिमला राजधानी जैसे लद्दाख जैसे व्यस्त इलाके में रहना और वहाँ पर लोगों की समस्याओं को सुलझाना एक अपने आप में बहुत ही काबिलियत वाली बात होती है। तो मैं बहुत खुशी हुई मुझे कि इतने सभी सवालों के जवाब आप आसानी से दे रहे हो, और देता इंसान तभी है जब उसके पास जानकारी अच्छी तरह हो, उपलब्ध हो। तो इन्हें अच्छा 8-10 सालों का अच्छा खासा अनुभव भी है, तो इन्होंने दिया, मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ उनका। अगले तरफ बढ़ते हैं कि मौका गिरदावरी के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को आप जानकारी दें तो धन्यवादी रहेंगे हम सब। मौका गिरदावरी क्या होती है, और इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। जहाँ तक मौका का अधिकतर प्रश्न है, अधिकतर लोगों के दिमाग में चलता है इस तरह का हाँ हाँ प्रश्न हाँ। ना कि मौका गिरदावरी क्या होती है। सबसे पहले मैं इसमें थोड़ा संक्षिप्त में बताऊंगा कि गिरदावरी साल में 2 बार होती है। अच्छा अच्छा जो अच्छा। हमारी फसलों की जो किस्में होती है वो क्या बोलते हैं, तो ये जो नहीं, एक सर गिरद्वारी पहले होती थी, पहले जमाने में, जी और जी ये गिरद्वारी, जी उस गिरद्वारी और इस गिरद्वारी अंतर में कुछ क्या नहीं, अंतर है? सेम ही है। ये बिल्कुल सेम ही है। अच्छा अच्छा क्योंकि अच्छा। पहले भी फसलें जो हमारे जो सीजन होते थे वो दो इसमें बांटा जाता था। सीजन जो है ओके ओके। रबी और खरीफ। रबी और खरीफ की रबी और फसल में, खरीफ का अच्छा। जो सीजन होता है उसमें जो है फिर सर क्या बोलते हैं 6-6 महीने का जो इनका गैप रहता है कि भी अंतराल रबी रहता में है। कौन सी फसलें बीजी जाती है और खरीफ में कौन सी फसलें बीजी जाती है। तो अच्छा। ये गर्दावरी मौका ये होती है कि भी गर्दावरी मौका जब गर्दावरी की तारीख आती है तो रबी और खरीफ दो इसमें बांटेगी हमारा सीजन जो है। खरीफ में जो है हम लोग जैसे मक्की अदरक वगैरह लगाते हैं, तो ये खरीफ के सीजन में आ गया। बिल्कुल। और रबी का सीजन होता है गेहूं का जो सीजन है, जब गेहूं वगैरह बीजे जाते हैं। तो ये 6 महीने गिरदावरी होती है। पटवारी इसकी डेट बाकायदा डीसी ऑफिस से 1 महीने पहले इशू हो जाती है। अगर माना अभी जैसे ये सीजन अक्टूबर है तो हमारे इस अक्टूबर से ये खरीफ का सीजन, खरीफ की गिरदावरी 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। 1 अक्टूबर से 1 अक्टूबर खरीफ की से गिरद्वारी शुरू हो हाँ गई जी। है। और अप्रैल में क्या बोलते हैं रबी का सीजन चलता और जो है। अप्रैल में फिर रबी का रबी सीजन चलता है, वो फिर गिरद्वारी वो रबी की गिरदावरी होती है। अच्छा अच्छा तो अच्छा। हम फिर पटवारी खेत दर खेत जो है क्या बोलते हैं गिरदावरी करता है कि भी किस खेत में क्या क्या किसानों ने बीजा है। जैसे अभी की बात करूं मैं, आजकल हमारा गिरदावरी का सीजन चला हुआ है तो अभी हम गिरदावरी पे है। तो अभी जैसे मक्की है, अदरक है, तो ये पटवारी उसमें जो है क्या बोलते हैं मौके पे जाके उसमें गिरदावरी एक रजिस्टर होता है उसमें भरते कि किस किसान ने किस खेत में क्या 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 फसल बीजा है। बीजी है। ये चलता है इस तरह चलता है सर ये क्या बिल्कुल बोलते बिल्कुल, बहुत उम्दा जानकारी आपने दी, और गिरद्वारी के बारे में भी मेरे दर्शकों को ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया होगा कि क्या होती है। और जैसे बताया हमारे साथ जो राजस्व अधिकारी है इन्होंने कि साल में 2 बार होती है, और रबी और खरीफ जैसे बांटी गई है, 2 भागों में विभाजित है, उसी अकॉर्डिंग ये करते हैं। पटवारी जी अपने रजिस्टर के अकॉर्डिंग भरते हैं कौन से किसान ने कौन सा जो खेत में क्या बीजा है बिजाई की है। बीजा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़े बहुत रहते हैं कि कोई भी सर्टिफिकेट हो, चाहे वो बोनाफाइड हो, इनकम सर्टिफिकेट हो, या मतलब कोई भी सर्टिफिकेट हो बिल्कुल किसी के जी लिए, जी। तो पटवारी जी के पास जाते हैं सभी। तो इसके लिए क्या कोई ऑनलाइन प्रोसेस है या ऑनलाइन साइट है, या सिर्फ और सिर्फ आपके जो है राजस्व अधिकारी के अपने वहाँ पे पटवार खाने में ही जाना जरूरी है इसके लिए?
इसके जो जहाँ तक सर्टिफिकेट का प्रश्न है, अब तो सरकार ने बड़ी ही आसान प्रक्रिया कर दी है इसके लिए। पहले तो पटवारखानों के चक्कर लोग मारते मतलब काटते थे कि भाई क्या बोलते हैं पटवारी जी नहीं, हमने बोनाफाइड बनाना था, इनकम का बनाना था या जाति का सर्टिफिकेट बनाना था, हाँ, इस तरह के तो लोग क्या बोलते हैं पटवारखानों के चक्कर काटते रहते थे। बिल्कुल। लेकिन अब तो सरकार ने बहुत ही आसान प्रक्रिया कर दी, आपको पटवारखानों में आने की, किसी भी सर्टिफिकेट के लिए पटवारखानों में आने की कोई जरूरत नहीं है। हर जगह हर पंचायत में लोक मित्र केंद्र बने हुए कॉमन सर्विस सेंटर भी इनको बोलते हैं दूसरे भाषा में। वहां जाओ, वहां क्या करना है आपने, उसके लिए आपने परिवार नकल और आधार कार्ड, दो चीजें मैंडेटरी है किसी भी सर्टिफिकेट के लिए, दो चीजें अनिवार्य है, आधार कार्ड और परिवार नकल। और आपने पटवारखाने का नाम याद होना चाहिए, वही बताना है। बाकी सर्टिफिकेट जब आप ऑनलाइन लोक मित्र केंद्र से अप्लाई करोगे तो वो ऑटोमेटिकली कंसर्न पटवारी जी के पास चला जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट आ जाएगी, फिर पटवारी जी क्या बोलते मतलब लोक मित्र केंद्र जो है वो कंसर्न जो पटवारखाना है उसको भेजेगा। हाँ जी, हाँ जी, अपने आप चला जाएगा। अपने आप बस चला जाएगा। वो लोक मित्र केंद्र वाले वो पूछेंगे भी आपका पटवारखाना, आपका कौन? गांव किस पटवारखाने के अंतर्गत आता है। आता है। तो जैसे ही वो भरेंगे वैसे ही जब वो सबमिट करेंगे तो कंसर्न पटवारी जी के पास वो जो अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल। ये क्या बोलते कोई ज्यादा वो नहीं है, पटवारखानों में आने की कोई आवश्यकता नहीं सीधा है। और स्पष्ट तरीका और बहुत ही आसान तरीके में आप लोग समझ ही गए होंगे कि दो चीजें आपको चाहिए, एक आपका आधार कार्ड और एक चाहिए परिवार नकल। बस इन दो चीजों को लेकर आप अपने लोक मित्र केंद्र में जा सकते हैं और पटवार खाने का नाम बताकर वहां पे सीधी जानकारी आप अपने ले सकते हो। किसी अपने आप वो अपने हमारे पास आ वो जाएगा, वो प्रोसेस सर्टिफिकेट जो है लोक अपने मित्र हमारे। केंद्र को ये अथॉरिटी दी गई है कि वो पटवार सर्कल में चला जाएगा और आपको जानकारी मिल जाएगी हाँ। जिस भी विषय में आपको बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल, अधिकतर लोग जो है मैं इस पे 2 मिनट मतलब 1 बिल्कुल। मिनट हाँ, बता हाँ, कि अधिकतर लोगों को ये पता नहीं है। तो आपने सिर्फ लोक मित्र केंद्र में जाना है और 2 या हार्डली इसका 1 या 2 दिन में आपको बन के वहीं इसी लोक मित्र केंद्र में आपने अप्लाई किया वहीं आपको बन के आ जाएगा। देखिए कितना उसमें जी क्या आसान बोलते हैं। प्रोसेस है और हम लोग कितने चक्कर काटते हैं बिल्कुल बिल्कुल। पटवारी के और कितने चक्कर काटते हैं हम वहाँ पे तंग होते हैं, लेकिन सीधा प्रोसेस कितना आसान तरीके से बताया इन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आज इतनी आसान जानकारी आप हमें प्रोवाइड कर रहे हो और दर्शक भी इसका फायदा उठाएंगे। चलते हैं अंतिम पार्ट की तरफ कि आम जनता के उपयोगी सवाल। बिल्कुल आम जनता के बहुत सारे सवाल तो कभी खत्म नहीं होते हैं, लेकिन जो उपयोगी सवाल है और हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। हमारे साथ जो बलवीर शर्मा जी हैं, इन्होंने अपना बहुमूल्य समय देकर हमारे को हम इनके धन्यवाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि जमीन के बंटवारे के बारे में सरकारी प्रक्रिया क्या है। जमीन के वैसे तो आम जो प्रक्रिया है अपने पंचायत के माध्यम से भी हो जाती है, लेकिन एक सरकारी प्रक्रिया के बारे में हम लोग आपसे जानकारी चाहेंगे कि क्या सरकारी प्रक्रिया है। जहाँ तक जमीन के बंटवारे का प्रश्न है जनाब, इसमें जो है क्या बोलते हैं जमीन का बंटवारा 2 तरह से होता है। दो तरह से इसको हम साधारण शब्दों में बंटवारा भी बोलते हैं और इसमें मतलब उर्दू की भाषा में हम इसको तकसीम बोलते हैं। तकसीम। जमीन का जो तकसीम है मतलब किस तरह करते हैं, तो इसकी 2 प्रक्रिया हैं, 2 भागों में बांटी गई है। उसको बोलते हैं हम 2 प्रकार की तकसीमें या बंटवारा जो है 2 प्रकार का होता है। एक होता है खानगी तकसीम अच्छा जी। और एक होती है हुक्मन तकसीम। खानगी तकसीम को अगर हम साधारण शब्दों में बोले तो बोलते हैं कि आपसी सहमति से की गई तकसीम। आपसी जो भी खाते में कोई भी भाई बंधु जो मालिक है एक जगह बिठा के कि भी हमने इन खातों को अलग करना है, हम सब मालिक है, तो आपसी सहमति से बंटवारा करना है। तो इसमें कोई ज्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, लंबी प्रक्रिया नहीं है। आप सीधे अपने खाते की जमाबंदी निकाल के संबंधित पटवारखाने में जाएं, पटवारी जी उसको 10 या 15 दिनों में इसका निपटारा कर देंगे। अगर समझो आपसी सभी मालिकों की सहमति है, इसमें डिस्प्यूट पैदा नहीं है, ऐसा ना तो इसका कोई ज्यादा नहीं है कि क्या बोलते लंबी प्रक्रिया है। लंबी प्रक्रिया हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन अगर कोई मान तो इसके लिए उसको बोलते हैं हुक्मन तकसीम, इसको दूसरे शब्द में हम कानूनी तकसीम भी बोलते हैं। फिर तब तो ये कि भी जितनी भी पार्टियां हैं उनको जो है एक क्या बोलते हैं नक्शा और बना के तहसील कार्यालय में तहसीलदार के कोर्ट में जो है केस करना पड़ता है। सभी जितने भी उसमें मुश्तरके मालिक है, जितने भी जॉइंट शेयर होल्डर है, उनको सबको समन होंगे। फिर इसमें तो ये थोड़ी लंबी प्रक्रिया, इसमें 1-2 साल या लग जाता है, 5 साल भी लग सकते हैं। सरकारी प्रक्रिया में थोड़ा टाइम लग सकता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ कि किसी जमीन पर बैंक लोन है या कोर्ट केस है, तो ये किस प्रकार से जो जमीन खरीदने वाला आदमी है
वो कैसे पता चले कि इसके ऊपर जमीन पर लोन है या इसके ऊपर कोर्ट केस चल रहा है? तो ये कैसे पता चले खरीदने वाले को? जो खरीदने वाला है हम्म, ये कोई ज़्यादा कठिन प्रक्रिया नहीं है। आप हम्म, पटवार खाने में जाए, हम्म, हर ज़मीन का जो भी कोर्ट में कुर्क हो चुकी ज़मीन है या हम्म, जिस भी कोई कोर्ट का कोई डिस्प्यूट है किसी ज़मीन में चला हो, हर चीज़ का रिकॉर्ड पटवार खाने में वो लाल पेन से एंट्री की होती है। की होती है। मतलब इसमें कोई ज़्यादा ये कि क्या बोलते हैं, हर चीज़ का अगर आपने कोई डिस्प्यूटेड लैंड है या किस तरह आपको लगे कि भाई कोई कुर्क है या इस तरह की है, तो आप पटवार खाने में सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को यही बताऊंगा कि कोई भी ज़मीन खरीदने से पहले सबसे पहले आप पटवार खाने में जाएं कि किस टाइप की ज़मीन है, कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, किसी कानूनी अड़चन तो नहीं है। तो आप जो है संबंधित पटवार खाने में जाएं, वहाँ से आपको हर चीज़ का पता लग जाएगा। लग जाएगा, बिल्कुल। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया। समझ भी गए होंगे हमारे दर्शक कि ये प्रक्रिया बहुत ही आसान तरीके से बताई। मैं दोहराने की नहीं चाहूँगा क्योंकि मुझे समझ आ गया है, तो आप लोगों को भी आ ही गया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि क्षति प्रकरण, नुकसान जैसे भू संकलन या मकान, इसके लिए एक राजस्व अधिकारी का मतलब क्या उस पे कंट्रीब्यूशन रहता है, क्या योगदान रहता है? जनाब, जहाँ ये तक प्रकरण प्रकरण का है, जैसे आजकल अभी पीछे हमारी कितनी बारिश है या बाढ़ या कैसी बरसात हुई, तो क्षति प्रकरण के बारे में लोगों को अवगत होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारा बरसाती मौसम शुरू होने से पहले पटवारी से लेके तहसीलदार या एसडीएम साहब तक बड़ा रोल रहता है। लोगों को पता ही नहीं होता है इस चीज़, मतलब तो लोगों को क्या बोलते हैं, कहीं किसी की ज़मीनें बह गई है, किसी का पशु का नुकसान हो गया, किसी का घर टूट गया है, तो हो जैसे हिमाचल में अभी बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल नुकसान हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल तकरीबन बिल्कुल 400-500 आदमी जो है वो बिल्कुल इसकी शिकार हो गए बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो इस लोगों को जागरूक होना चाहिए। क्योंकि घर टूटता है, इसके लिए भी मैनुअल में प्रावधान है, सरकार के पास प्रावधान है कि उसके लिए क्या बोलते हैं राहत मिल जाती है। यहाँ तक कि आपका पशु भी मरता है। गाय के लिए अगर मैं गाय की बात करूँ कि आपकी दुधारू गाय है, चराते वक्त या किसी भी आपदा का शिकार हो जाती है, तो उसके लिए भी प्रावधान है। भैंस का प्रावधान है, अगर आपका भैंस मरती है या कोई भी इंसान के लिए तो है ही। मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं कि भी क्या बोलते हैं, कहीं भी आपका कैजुअलिटी होती है या कहीं आपकी गाड़ी गिरती है या किसी प्रकार का कैजुअलिटी है, तो इसमें 4 लाख तक का सरकार के पास मुआवजा राशि है अगर कोई आदमी इसमें आपदा में मरता है। तो बिल्कुल। और जहाँ तक घर का प्रश्न है कि भी किसी का मकान गिरा है, तो इसमें भी वर्तमान सरकार ने पहले 1 लाख रुपए तक का मकान की क्षति होती थी तो 1 लाख रुपए तक का सरकार जो है मुआवजा देती थी। लेकिन अब सरकार ने इस राशि को बढ़ाकर 7 लाख कर दिया है कि अगर आपका 100% तक मकान क्षतिग्रस्त हो गया है, उसको जो है 1 लाख 7 लाख तक का सरकार जो है प्रावधान है मकान बनाने के लिए। किस्त वो होता किस्तों में है, लेकिन मिलता रहता है वो आपको और पूर्ण राशि मिलती होगी। बिल्कुल बिल्कुल 7 लाख आपको मकान बनाने के लिए मिलता है। तो क्या बोलते तो हैं, कितना हम लोग जब तक अवेयर नहीं होंगे इस विषय में, हमारा मकान अगर किसी बाढ़ का या भू संकलन के नीचे हो गया है या किसी भी प्रकार का पशु गिर गया है, आदमी जो है उस बाढ़ या किसी में भी बह गया है, तो कितना सरकार कंट्रीब्यूट करती है, राशि देती है। चलो जो आदमी चला गया उसके लिए क्या हो सकता है, लेकिन कम से कम जो पीछे फैमिली है उनके लिए एक बहुत सहायता मिल जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि बैंक से मतलब एक कम ब्याज दर पर, कम इंटरेस्ट रेट पर ब्याज जो हमें लोन मिलता है, और केसीसी, इस पर थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों को जानकारी दें। बिल्कुल बिल्कुल। अधिकतर किसानों को इस बारे में जानकारी भी नहीं होती है। और क्या बोलते हैं, हर एक वो किसान, मैं बताना चाहूँगा कि हर वो किसान जो मालिक ज़मीन है, जिसके नाम पे 2-4 बीघे ज़मीन है, वो जो है केसीसी मतलब किसान क्रेडिट कार्ड, बिल्कुल उसका जो है अपना पर्चा जमाबंदी लेके पटवार खाने में आए, उसका जो अपना हिस्सा मुंतकिला जो भी निकलता है कि उसके नाम कितनी ज़मीन है, उसको बनाने के बाद आप बैंक में जा सीधा बैंक में जाके आपकी ज़मीन के हिसाब से लोन जो है बन जाता है। सबसे पहली चीज़ ये है कि भी आप अगर 3 लाख तक केसीसी की लिमिट, जो वैसे तो लिमिट नहीं है, लेकिन केसीसी की जो एक जिसमें बेनिफिट या सब्सिडी मिलती है वो 3 लाख तक, अब तो शायद सरकार ने 5 लाख तक कर दी है कि भी आपको 5 लाख तक की केसीसी जो है
7% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगी। उसमें से भी अगर आप उसका टाइमली उसको जो है रिन्यू या आपका क्या बोलते हैं टाइमली उसको जमा करते रहेंगे तो 7 में से भी आपको 3% उसमें सब्सिडी मिलती है, तो किसानों को 4% ही केसीसी पे देना, रिटर्न करना करना होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 4% ही है, बशर्ते किसानों को बैंक के साथ जो है क्या बोलते हैं टाइमली उसका जो है रिन्यूअल क्या बोलते जो इंस्टॉलमेंट है वो टाइमली देनी होगी, शायद बिल्कुल डिफाल्टर ना कर दे। बिल्कुल 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 ये ऐसा करना होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल जी। ये है इसमें जो तो क्या ये थे बलवीर शर्मा जी हमारे साथ, जो कि इस समय राजधानी शिमला के अंदर ठियोग और ददास में कार्यरत है और बहुत ही व्यस्त है राजधानी के अंदर। इनके अनुभव का जो वहाँ के लोग फ़ायदा ले रहे हैं, इन्होंने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराया, हम इनके बहुत बहुत धन्यवादी हैं। और यदि आपके और भी कोई सवाल हों इससे जुड़े या ज़मीन से जुड़े, या हमने आज जो भी हमने कन्वर्सेशन किया, वार्तालाप किया, इससे संबंधित, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स पर अपना पूछ सकते हैं। और आप जो है उसका बिल्कुल हम हल बताएंगे आपको, आपको जवाब देंगे। और हम आगे भी इसी तरह इस चैनल को बढ़ाने में, अगर आपको हमारे द्वारा बनाएंगी हर एक वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और उड़ान विद नरेश हमेशा आपकी उड़ान को और तेज करना चाहता है। तो हमारे साथ जो कि राजस्व अधिकारी थे श्री बलवीर शर्मा जी, हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी है कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। और अपना हम हमेशा, और हम ये भी चाहेंगे कि जब कभी हमें और ज़रूरत पड़े तो हाँ आप, क्योंकि दर्शक बहुत सारे सवाल पूछेंगे तो उनका निवारण करने के लिए हम आपको बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल परेशान करेंगे, तो आप ज़रूर हमें और भी समय दें। और बिल्कुल हम आशा करते हैं आपके भविष्य के लिए कि आप ऊंचाइयों को छुएं और इसी तरह हमें ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी से जो अवेयर करवाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।